नमस्कार। पिछले वीडियो में हम मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मौर्यों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, तत्पश्चात उनकी प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, उनके नगरीय प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के ऊपर है वो चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में हम मौर्यों की है वो गुप्तचर व्यवस्था और उनके राजस्व जो प्रशासन था या जो राजस्व व्यवस्था थी उसके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है, गुप्तचर और जो पुलिस व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के ऊपर लिखा है, जिससे हमें मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का है उल्लेख किया है। पहला था संस्था और दूसरा था संचरा। संस्था ऐसे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर अपना कार्य संपन्न करते थे, अर्थात वो एक निश्चित स्थान पर रहकर संचरा द्वारा जुटाई गई जानकारियों का संकलन कर और उनका विश्लेषण करने के पश्चात उन सूचनाओं को सम्राट तक पहुंचाने का कार्य करते थे। दूसरे प्रकार के गुप्तचर संचरा होते थे, जो एक प्रकार से घूम कर, यानी संचरा नामक जो गुप्तचर थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए सूचनाएं एकत्रित करते थे और एकत्रित सूचनाएं संस्था को है वो एक प्रकार से प्रदान करते थे। अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। साथ ही अर्थशास्त्र से हमें यह भी ज्ञात होता है कि मौर्य काल में महिलाएं भी गुप्तचरों के रूप में कार्य करती थी, जिसकी पुष्टि विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से भी होती है। इसी प्रकार जो पश्चातवर्ती यूनानी लेखक हैं, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वो लिखा है और उनके ये वृत्तांत मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका पर है वो आधारित माने जाते हैं। जैसे कि परवर्ती यूनानी इतिहासकार एरियन ने अपने ग्रंथ में गुप्तचरों के लिए है ओवरसीयर शब्द का प्रयोग किया है। एरियन ने अपने ग्रंथ में मौर्यकालीन गुप्तचरों के लिए ओवरसीयर शब्द का प्रयोग किया है, जबकि यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो ने अपने ग्रंथ में गुप्तचरों के लिए इंस्पेक्टर शब्द का प्रयोग किया है। मौर्य प्रशासन की जो एक और विशेषता है वो है उनकी राजस्व प्रशासन या राजस्व व्यवस्था। देखिए, मौर्यकालीन जो राजस्व व्यवस्था थी, जो भू राजस्व प्रणाली थी, उसके बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से ही मिलती है। अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है कि मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि, पशुपालन और व्यापार था और मौर्यकालीन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार होने के कारण कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन तीनों के लिए
सम्मिलित रूप से वार्ता शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात कृषि, पशुपालन और व्यापार जो है वो मौर्य काल में राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे, जिन्हें कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में वार्ता कहकर संबोधित किया है। अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है कि मौर्य काल में जो भूमि होती थी उस पर राजा या सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। यानी जो भूमि थी उस भूमि का मालिक जो है वो सम्राट या राजा को माना जाता था। और राज्य की आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो भूमि कर ही माना जाता था, भूमि कर ही था। अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्य काल में जो भूमि कर है वो कुल उपज का 1/6 भाग वसूले जाने का उल्लेख मिलता है। इसके साथ अर्थशास्त्र से हमें भूमि कर के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के करों को वसूले जाने का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें सीता, भाग, बलि, सेतु, दुर्ग, प्रवेश्य, निष्क्रम्य आदि अनेक प्रकार के करों का उल्लेख जो है वो अर्थशास्त्र में हमें उल्लेख उनका मिलता है। जिनके ऊपर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं सीता पर। सीता, राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। और ऐसी राजकीय भूमि, या ऐसा कह सकते हैं कि सीधे सम्राट के नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी, यानी जो सरकारी भूमि होती थी, उस सरकारी भूमि से या राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, जो वन भूमि होती थी, उससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। और ऐसी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। यानी जो सरकारी या जो वन भूमि, सरकारी जो भूमि होती थी, राजकीय जो भूमि होती थी, उस भूमि को सीता भूमि तथा उस भूमि से, सीता भूमि से प्राप्त होने वाली आय को जो है वो सीता कहा जाता था। दूसरा प्रकार का जो कर था भाग। भाग एक प्रकार से भूमि कर था। जो भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं होती थी, अर्थात जो भूमि राज्य की ओर से कृषकों को कृषि करने के लिए प्रदान की जाती थी, आधुनिक खातेदारी के समान। जिस प्रकार वर्तमान में जो सरकार होती है वो खेती करने वाले कृषक को भूमि जो है वो खातेदारी पर प्रदान करती है, उसी प्रकार मौर्य काल में जो भूमि किसानों को कृषि करने के लिए खातेदारी पर प्रदान की जाती थी, उस भूमि से प्राप्त होने वाले भू राजस्व को या भूमि कर को भाग कहा जाता था। अर्थात किसानों द्वारा बोई जाने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली आय को भाग कहा जाता था। और अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में सामान्यतः किसान से उसकी कुल उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था। परंतु कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसे बढ़ाने का परामर्श भी दिया है। कौटिल्य लिखता है कि राज्य की आवश्यकताओं और भूमि की उर्वरता के आधार पर इसे 1/4 से 1/3 तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात वो इस भूमि कर की दर को बढ़ाए जाने का समर्थन करता है। तीसरे प्रकार का जो कर था बलि नामक कर। देखिए, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, जिसका उल्लेख कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी हुआ है। बलि एक धार्मिक कर था जो कि विभिन्न धार्मिक स्थानों और तीर्थ स्थानों से जो आय प्राप्त होती थी उसे कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के आधुनिक नेपाल के रुमनदेही नामक स्थान से प्राप्त होने वाली
रुमिंगदेही स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की यात्रा की थी और इस अवसर पर उसने लुम्बिनी को उम्बली घोषित कर दिया था। अर्थात उसने लुम्बिनी से वसूल की जाने वाली जो बलि नामक कर था उस बलि नामक कर से मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी को बलि नामक कर से मुक्त घोषित कर दिया था। साथ ही साथ इसी स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने भाग नामक कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। यानी अभी तक 1/6 यानी कि छठा भाग वसूल किया जाता था अनाज का, अब उसे घटाकर 1/8 कर दिया गया, यानी 8वां भाग वसूल किया जाने लगा। इसी प्रकार मौर्य काल में सेतु नामक कर वसूले जाने का उल्लेख भी मिलता है, जो कि एक प्रकार से फल और सब्जियों के उत्पादन पर लिया जाने वाला कर था। इसी प्रकार प्रवेश्य और निष्क्राम्य भी आधुनिक आयात इंपोर्ट ड्यूटी के समकक्ष कर था। प्रवेश्य अर्थात आयात कर, जिसे वर्तमान में हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इसी प्रकार निष्क्राम्य यानी कि निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी नामक कर जो है मौर्य काल में वसूले जाने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार मौर्य काल में जो बड़े बड़े नगरों से जो आय प्राप्त होती थी, उन बड़े बड़े नगरों से प्राप्त होने वाली आय को दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग भी एक प्रकार का कर था, जो कि राज्य की आय का प्रधान स्रोत था। इसी प्रकार मौर्य काल में विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर विक्रय कर वसूल किए जाने का उल्लेख भी मिलता है, जिसका हमने पूर्व में नगर प्रशासन के अंतर्गत हमने इस बिक्री कर के ऊपर है वो पढ़ा भी था। बिक्री कर समिति होती थी। नगर में होने वाली विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर जो कर वसूल किया जाता था उसे विक्रय कर या बिक्री कर कहा जाता था। इसी प्रकार राजकीय चुंगी और जुर्माने से वसूल की जाने वाली राशि जो थी वो भी राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत होती थी। इस प्रकार हम जो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो हमारी चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम शुंग वंश के राजनीतिक इतिहास और भारतीय इतिहास में शुंग वंश के महत्व, शुंग वंश की स्थापना, शुंग कौन थे, पुष्यमित्र शुंग कौन था और पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।